गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है रिमोट सेंसिंग। और मैं हूं डॉक्टर नितिन बाता, गवर्नमेंट कॉलेज भीमपुर से, जूलॉजी डिपार्टमेंट से। आज हम इस टॉपिक में रिमोट सेंसिंग के बेसिक कंसेप्ट्स, एप्लीकेशन रिमोट सेंसिंग का और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में किस तरीके से इस टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिमोट सेंसिंग टेक्निक के डेफिनेशन के बारे में। Remote sensing is the detection, recognition or evaluation of object by means of distance sensing or recording devices. रिमोट सेंसिंग टेक्निक के अंदर हम पर्टिकुलर जो टारगेट ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको डिटेक्शन, रिकॉग्नाइजेशन और उसका इवेल्युएशन करना। अगर हमारे पास उसके पास प्रीवियस ईयर के डाटा अवेलेबल है तो उसके बेसिस पे हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं कि उसके अंदर पर्टिकुलर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर। रिमोट सेंसिंग टेक्निक के अंदर हम अर्थ सरफेस को ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली सैटेलाइट के इमेजेस के द्वारा, और उन इमेजेस के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के डाटा में और प्रेजेंट डाटा में, उनका स्टडी किया जाता है। रिमोट सेंसिंग के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यूज किया जाता है और उस रेडिएशन का क्या क्वांटिटी में इमिट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे डाटा प्रिपेयर किया जाता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग एक मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस है। डिफरेंट फील्ड्स को यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे कि हम देखें तो ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है, फोटोग्राफी टेक्निक यहाँ पे यूज होती है, कंप्यूटर्स के डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, इनका भी यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड का भी यहाँ पे यूज किया जाता है, डिफरेंट सेंसर्स हैं उनको यूज करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन टेक्निक को यूज किया जाता है, सैटेलाइट लॉन्चिंग्स को यूज किया जाता है। ये डिफरेंट फील्ड का एप्लीकेशन यहाँ पे किया जाता है, जिस वजह से रिमोट सेंसिंग को मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस बोला जाता है। रिमोट सेंसिंग टेक्निक के अंदर डिफरेंट टाइप के सेंसर्स को यूज किया जाता है। उनकी एक्टिविटी के बेसिस पे इन्हें दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है एक्टिव सेंसर्स और दूसरे हैं पैसिव सेंसर्स। एक्टिव सेंसर्स ऐसे सेंसर्स को बोला जाता है जो खुद एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और टारगेट के ऊपर अप्लाई करके, और उस अप्लाई किए हुए रेडिएशंस के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बेसिस पे डाटा प्रिपेयर करता। एक्टिव रिमोट सेंसर्स के एग्जांपल्स हैं रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एंड लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दूसरे जो सेंसर्स होते हैं पैसिव सेंसर्स, यह सेंसर्स जो हैं खुद कोई पर्टिकुलर एनर्जी या वेवलेंथ को डेवलप नहीं करते हैं, टारगेट के आसपास जो रेडिएशंस अवेलेबल हैं उनको यूज करके डिटेक्शन का के लिए यूज किया जाता है। जनरली जो सन हमारे अर्थ के ऊपर अवेलेबल है उससे इमिट होने वाले रेडिएशंस को ही यहाँ पे पैसिव सेंसर्स यूज करते हैं। पैसिव सेंसर्स के एग्जांपल्स हैं हमारा फिल्म फोटोग्राफी, इंफ्रारेड इमेजिंग, चेंज कपल डिवाइसेस और रेडियोमीटर्स। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है पैसिव सेंसर्स और एक्टिव सेंसर्स का। जैसे कि हमने डेफिनेशंस में देखा था, पैसिव सेंसर खुद कोई एनर्जी या वेवलेंथ को डेवलप नहीं करते, सन से प्रोड्यूस होने वाली जो रेडिएशन से उन्हीं को कलेक्ट करके पर्टिकुलर टारगेट से कितना अमाउंट में एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ पे, उसके बेसिस पे डाटा प्रिपेयर करते हैं। एक्टिव सेंसर्स पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशंस या स्पेक्ट्रम को खुद प्रोड्यूस करते हैं और टारगेट के ऊपर अप्लाई करते हैं, और उससे रिफ्लेक्ट होके कितना अमाउंट में लाइट या रेडिएशंस को वो डिटेक्ट कर पा रहा है उसके बेसिस पे एक्टिव सेंसर्स अपने डाटा प्रिपेयर करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग, जैसे कि हमने प्रीवियस इमेजेस के अंदर देखा कि कितना अमाउंट में लाइट इमिट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके बेसिस के ऊपर यहाँ रिमोट सेंसिंग में डाटा प्रिपेयर होता है। पर्टिकुलर क्वांटिटी में जो लाइट इमिट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है वो डिपेंड करता है कि टारगेट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और केमिकल कंपोजिशन क्या है, सरफेस के रफनेस क्या है,
या किस एंगल ऑफ इंसिडेंस से उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अप्लाई किए जा रहे हैं, या किस वेवलेंथ का एनर्जी उस टारगेट के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। ये सारे प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना अमाउंट को लाइट एब्जॉर्ब करेगा या कितने लाइट अमाउंट इमिट करेगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एक ये जनरल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है रिमोट सेंसिंग टेक्निक का। जो भी रेडिएशंस हमारे अर्थ सरफेस से सैटेलाइट्स डिटेक्ट करते हैं, उनका डाटा वो हमारे रिसीविंग स्टेशंस जो हैं वहाँ पे एंटीनास को ट्रांसफर करते हैं, और वहाँ से वो डाटा पूरा हमारे वहाँ पे जो सर्वर्स हैं वहाँ ट्रांसफर होता है। वहाँ पे प्रेजेंट जो रिसर्चर्स हैं या साइंटिस्ट हैं उस पूरे डाटा को कंपाइल करके एक मैप प्रिपेयर करते हैं पर्टिकुलर टारगेट्स का, या जो भी रिसोर्सेज की स्टडी करनी है उनका, और उसको प्रीवियस डाटा से कंपेयर करके बता सकते हैं हम कि क्या चेंजेस उसके अंदर हुए हैं, कुछ डिप्लीशन हो रहा है उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज के अंदर, या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट से, वो हम प्रीवियस डाटा अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उससे कंपेयर करके हम बता सकते हैं। ये कुछ डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं जिनको यूज अलग अलग फील्ड में किया जाता है एनवायरमेंटल स्टडीज में। अगर हम यहाँ पे देखें तो 0.45 से 0.52 ब्लू रेंज में माइक्रोमीटर्स में जो वेवलेंथ है, इसको जनरली यूज किया जाता है कोस्टल वाटर एरिया की स्टडीज के लिए, और कोस्टल एरियाज के अंदर ही प्रेजेंट जो सॉइल है, वेजिटेशन है, या फॉरेस्ट मैपिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा वेवलेंथ है हमारे पास 0.52 से लेके 0.60 ग्रीन के रेंज में आता है माइक्रोमीटर में। ये जनरली यूज किया जाता है हेल्दी वेजिटेशंस के स्टडीज के लिए। इसके बाद में जो अगला वेवलेंथ है हमारे पास 0.63 से 0.69 माइक्रोमीटर का जो वेवलेंथ है, इसको जनरली यूज किया जाता है डिफरेंट जो प्लांट स्पीशीज अवेलेबल हैं हमारे टारगेट साइट के ऊपर, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। नेक्स्ट जो वेवलेंथ है 0.76 टू 0.90, इसका यूज किया जाता है कि जो हमारे पास पर्टिकुलर टारगेट साइट के ऊपर कितना बायोमास अवेलेबल है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा जो डिफरेंट क्रॉप्स आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है इसका यूज। नेक्स्ट जो वेवलेंथ है हमारा 1.55 से लेके 1.75 माइक्रोमीटर का, इसका यूज किया जाता है ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर कितना अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा इसका यूज क्लाउड, स्नो और आइस को डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट जो वेवलेंथ है 10.4 से लेकर 12.5, यह वेवलेंथ का यूज ज़्यादातर किया जाता है क्रॉप स्ट्रेस डिटेक्शन के लिए, या हीट इंटेंसिटी कितना है इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशंस के लिए, या जो थर्मल पॉल्यूशन हो रहा है किसी टारगेट साइट के ऊपर, उसको डिटेक्ट करने के लिए इन वेवलेंथ का यूज किया जाता है। रिमोट सेंसिंग टेक्निक के कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेंगे पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एज वेल एज द एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग। जो पर्टिकुलर सोर्स के ऊपर हमने या टारगेट के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अप्लाई किया, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल होने के बाद में कितना अमाउंट में वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है या कितना वहाँ से ट्रांसमिट होके आ रहा है, उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है। थर्ड स्टेज आता है हमारा इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द अर्थ सरफेस, जो कि कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है या कितना इमिट होके हमारे वापस सेंसर्स के पास में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सरफेस टू द रिमोट सेंसर। जो भी लाइट या रेडिएशंस ट्रांसफर हुए हैं वापस सेंसर्स के बाद में, और इन रिफ्लेक्शन और इमिटेड रेडिएशंस के बेसिस पे सेंसर्स हमारा आउटपुट डाटा प्रिपेयर करता है, जिसको इमेज फॉर्म में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स डेवलप करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज करके। रिमोट सेंसिंग का यूज हम एनवायरमेंटल साइंस में डिफरेंट जगह पे करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेजिटेशंस के बारे में, डिफरेंट वेजिटेशंस की स्टडी के लिए या वेजिटेशन के अंदर किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं उसका भी डाटा प्रिपेयर कर सकते हैं। वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो
स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट है जो लाइट एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स अवेलेबल हैं वो सभी में क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होता है, जिसका यूज वो फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं। और क्लोरोफिल्स ज़्यादातर इंफ्रारेड के जो रेडिएशन है उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इस रिफ्लेक्टेड लाइट के बेसिस के ऊपर यहाँ पे साइंटिस्ट वेजिटेशन का हेल्थ के बारे में डाटा प्रिपेयर करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें इमेजेस में, तो जो लाइट प्लांट्स के ऊपर पड़ते हैं वो ब्लू, ग्रीन, रेड और नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस के लाइट फॉलो करते हैं। अगर हम किसी डेड लीफ के ऊपर देखें तो ब्लू, ग्रीन, रेड और नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस की क्वांटिटी लगभग बराबर रहेगी, उसके अंदर कोई ज़्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर हम किसी स्ट्रेस लीफ के ऊपर स्टडी करते हैं इन्हीं सभी लाइट्स के बारे में, तो इसमें स्ट्रेस जो लीफ है उनके अंदर ग्रीन लाइट का इमिशन काफ़ी ज़्यादा होगा और नियर इंफ्रारेड का इमिशन काफ़ी ज़्यादा होगा। ब्लू और रेड जो लाइट है उनका इमिशन काफ़ी कम रहता है। हेल्दी लीफ के अगर हम कंपेयर करते हैं तो, या हेल्दी वेजिटेशन को अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस का इमिशन काफ़ी ज़्यादा होता है और ब्लू, ग्रीन और रेड का इमिशन काफ़ी कम होता है। अगर ऐसे कुछ इमेजेस हमें मिल रहे हैं जिसमें इंफ्रारेड का रेडिएशंस का इमिशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ का हम वेजिटेशन को मान सकते हैं कि माना जाता है कि वो हेल्दी वेजिटेशन है। और अगर कहीं पे ब्लू और ग्रीन और नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस का इमिशन ऑलमोस्ट इक्वल मिल रहा है, तो उसको हम मानते हैं कि वहाँ पे स्ट्रेस कंडीशन है, या तो वहाँ पे कुछ वाटर स्कैर्सिटी की कंडीशन है या दूसरा कोई स्ट्रेस वहाँ पे वेजिटेशन को है। ब्लू, ग्रीन, रेड और नियर इंफ्रारेड रेडिएशन का रेंज लगभग ऑलमोस्ट सेम है, तो वहाँ का जो वेजिटेशन है या उसके जो लीव्स हैं उनको हम डेड मानते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, हम उसको एक बार यहाँ नेक्स्ट इमेज में स्टडी करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स रेड, ग्रीन और ब्लू रेडिएशंस को यूज कर लेते हैं और इंफ्रारेड रेडिएशंस को लगभग रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जितने भी हेल्दी प्लांट्स हैं, तो अगर उनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट को वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेंगे और फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज करेंगे, और जो नियर इंफ्रारेड के रेडिएशंस हैं उनको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जिससे हम मान लेते हैं या माना जाता है कि जो प्लांट्स मैक्सिमम इंफ्रारेड रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो प्लांट्स हमारे हेल्दी प्लांट्स हैं। नेक्स्ट जो स्टडी हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं वो है वाटर का स्टडी के लिए। तो ये डिफरेंट वाटर बॉडीज को भी यहाँ पे स्टडी करते हैं टाइम टू टाइम, या डिफरेंट सीजन्स में उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं उनकी स्टडीज को किया जाता है। यहाँ पे भी जो रिफ्लेक्टेंस है वाटर का उसके ऊपर डिपेंड करता है, या जो वाटर की डेप्थ है क्या है, या वाटर सरफेस की रफनेस क्या है, या उसके वाटर की कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं हमारे डाटा को। इसके अलावा हम सॉइल की स्टडी भी की जाती है रिमोट सेंसिंग की टेक्निक के द्वारा। रिमोट सेंसिंग के अंदर जो इमेजेस मिलती हैं वो डिपेंड करती हैं कि सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर का कितना कंटेंट है, टेक्सचर क्या है, या उस पर्टिकुलर सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है, या उसके अंदर प्रेजेंट आयरन ऑक्साइड्स या डिफरेंट मिनरल्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं सॉइल की मिलने वाले इमेजेस को। ज़्यादातर अगर जो सॉइल है उसके अंदर अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसका रिफ्लेक्टेंस डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग के लिए। कुछ एनिमल्स के नेक में रेडियो कॉलर्स उनको पहना दिए जाते हैं, और रेडियो कॉलर से निकलने वाले सिग्नल सैटेलाइट और जो हैंड रिसीविंग सेट्स हैं उसके ऊपर डिटेक्ट करके वाइल्ड लाइफ को ट्रैक किया जाता है कि पर्टिकुलर इनका मूवमेंट किस जगह पे है, या पर्टिकुलर सीजन में किस तरफ मूव करते हैं। तो अगर इनकी एक्टिविटी हमें स्क्रीन के ऊपर मिल रही है तो हम मानते हैं कि हाँ ये एक्टिव हैं। और कई बार जैसे अगर किसी शिकारी ने उनका
शिकार कर लिया है तो उनकी जो मूवमेंट है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है और उस पर्टिकुलर जगह पे जाके हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी उसकी लोकेशन ट्रेस हो रही है कि इसके अंदर मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा। जैसे कि हमने अभी बात किया कि मूवमेंट बिहेवियर एनालिसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेडियो कॉलर अगर हम वाइल्ड एनिमल्स को टाई करते हैं उनके नेक के अंदर। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग का यूज़ हैबिटेट सुटेबिलिटी स्टडीज़ के लिए भी किया जाता है। इसके लिए भी कई स्टडीज़ हुए हैं जिनके बेसिस पे हम पर्टिकुलर स्पीशीज़ के कंडीशंस या उसके स्टेटस के बारे में बात कर सकते हैं। जनरली अगर हम देखें अगर सुटेबल हैबिटेट है तो वहाँ पे वो इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ ज़्यादा नंबर में अवेलेबल होगा। अगर उसका हैबिटेट ही वहाँ पे सुटेबल नहीं है तो वो उस जगह पे वो स्पीशीज नहीं रुकेंगे, वहाँ पे उनके नंबर जो है स्लोली डिक्रीज होते चले जाएंगे, वहाँ से वो मूव कर जाएंगे दूसरी जगह पे। कुछ स्टडीज हुए हैं डिफरेंट स्पीशीज के ऊपर। ये जो हम मैप देख रहे हैं मैक्सिको के अंदर जगुआर के ऊपर स्टडी है। ये एक स्केल है, 1 स्केल जो है वो मैक्सिमम बता रहा है। तो यहाँ पे अगर हम मैप के ऊपर हम देखें तो जो ट्रायंगुलर हैं ये जगुआर के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहा है और ये यहाँ का हैबिटेट है जिसके अंदर जगुआर्स ईजिली अवेलेबल होते हैं और इस हैबिटेट के अंदर उसके लिए फूड और शेल्टर्स दोनों अवेलेबल हैं, जिस वजह से जगुआर्स इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। और दूसरे एरिया में देखें जहाँ पे ये पर्टिकुलर हैबिटेट अवेलेबल नहीं है तो जगुआर्स की नंबर काफ़ी कम है। तो जिस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का एक पर्टिकुलर हैबिटेट होता है, अगर वो उसको वहाँ पे अवेलेबल है या उसके फूड वहाँ पे अवेलेबल है तो वहाँ पे वो नॉर्मली सर्वाइव करते हैं, नहीं तो वो मूव करके जिस जगह पर भी उनको हैबिटेट मिल रहा है या फूड मिल रहा है उस जगह पे मूव कर जाते हैं। दूसरा स्टडी है हैबिटेट से रिलेटेड ही, इंडिया का ही है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये राइनोस के ऊपर स्टडी किया गया था। ये जो पर्टिकुलर एरिया दिखाई दे रहा है एक ग्रासलैंड का एरिया है। राइनोस के लिए, शेल्टर के लिए भी और फूड के लिए भी ग्रासलैंड्स काफ़ी यूजफुल रहते हैं। तो जिस एरिया के अंदर ग्रासलैंड्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है अवेलेबल है उस जगह पे ये जो सर्कल्स हैं ये राइनोस की नंबर को डिनोट कर रहा है। तो उस ग्रास फील्ड के एरिया के अंदर राइनोस का नंबर काफ़ी ज़्यादा है और जिस जगह पे ये ग्रास फील्ड अवेलेबल नहीं है या ग्रासलैंड अवेलेबल नहीं है वहाँ पे राइनोस का नंबर काफ़ी कम है। नेक्स्ट रिमोट सेंसिंग का यूज़ करके वेजिटेटिव इंडेक्स का भी स्टडी किया जाता है। Vegetative index are effective and empirical indicator that reflect the status of vegetation on the ground or describe ecological condition। जिस ecological condition के अंदर vegetative index काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है तो उस ecological conditions को हम अच्छा मानते हैं। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग का यूज़ फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी किया जाता है। ये कुछ दो इमेजेस हैं। पहला इमेज जो है हमारा जुलाई 21, 2016 का है और एक दूसरा इमेज है हमारे पास में सितंबर 9, 2016 का, लगभग 2 महीने पुराना इमेज है। इस इमेज की अगर हम स्टडी करते हैं इस पर्टिकुलर सर्कल के अंदर अगर हम देखें तो ये इमेजेस में जो ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है ये फॉरेस्ट एरिया दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी अगर हम देखें फॉरेस्ट एरिया और ये के पेच है जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है और नेक्स्ट एरिया और ये इसी इमेज को अगर हम कंपेयर करें 2 महीने के बाद में तो इस एरिया के अंदर डिफॉरेस्टेशन काफ़ी तेजी से हुआ है, जहाँ से जो हमारा ग्रीन पेचेस थे फॉरेस्ट के वो डिक्रीज हुआ है। ये वाला जो पेच है इसका भी एरिया इंक्रीज हो गया है इस इमेज के कंपैरिजन में। तो हम ये माने कि यहाँ 2 महीने में डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटी काफ़ी तेजी से हुई है। और इस एरिया में भी देखें तो डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे भी हमें पेचेस दिखाई दे रहे हैं जहाँ से फॉरेस्ट कम हुआ है इस इमेज से अगर हम कंपेयर करके देखें तो। नेक्स्ट सर्कल में अगर हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पे भी देखें तो ये डिफॉरेस्टेशन वाला एरिया काफ़ी तेजी से बढ़ा है। तो इसी तरीके से रिमोट सेंसिंग के अंदर हम प्रीवियस डाटा से और प्रेजेंट डाटा को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और ये उन चेंजेस की क्या वजह हो सकती हैं।
इसके अलावा फॉरेस्ट फायर भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसकी स्टडी की जाती है रिमोट सेंसिंग के द्वारा। इसके लिए भी हम एक इमेज देखते हैं। ये भी स्टडी जो है इंडिया की ही स्टडी है। इसके लिए जो सेंसर्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करते हैं। अगर 670 से लेके 900 के बीच में अगर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है तो ज़्यादातर वो फॉरेस्ट फायर की वजह से ही इमिशन होता है। बाकी इतना ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फॉरेस्ट एरिया से नहीं होता है। तो ये जो सेंसर्स के मदद से इमेजेस लिए गए हैं, जो रेड एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स डिटेक्ट किए गए थे और यहाँ से जो कार्बन इमिशन था 670 से लेके 900 ग्राम तक का कार्बन इमिशन डिटेक्ट किया गया था। तो ये कुछ एरियाज हैं, कुछ नॉर्थ का है, कुछ नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं, ये मध्य प्रदेश, बिहार, एपी के एरिया हैं। जो रेड एरिया दिखाई दे रहे हैं फॉरेस्ट फायर के एरिया है जिसकी वजह से फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचता है लगभग हर साल। इसके अलावा नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिमोट सेंसिंग का मॉनिटरिंग ऑफ सरफेस वाटर। डिफरेंट सीजन्स के अंदर हम सरफेस वाटर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू। यहाँ पे एक स्केल हमारा डिनोट किया गया है। जैसे जैसे वाटर लेवल डिक्रीज होता है तो वहाँ का टर्बिडिटी इंक्रीज होता चला जाता है। ये हम प्री मानसून का अगर हम देखें तो इस एरिया के अंदर हमारी वाटर टर्बिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये हम टर्बिडिटी का लेवल यहाँ पे चेक करें स्केल से, तो जिस जगह पे भी ब्लू एरिया ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा टर्बिड एरिया है, प्री मानसून एरिया है। इस समय पे वाटर लेवल ज़्यादातर डिक्रीज हो जाता है। और ये जो स्टडी है ये पटना के गंगा रिवर का स्टडी है। पोस्ट मानसून में बारिश के बाद अगर हम देखें तो यहाँ का टर्बिडिटी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है क्योंकि रेन मानसून के बाद वाटर लेवल इंक्रीज हो गया है यहाँ पे और वाटर की जो टर्बिडिटी है वो डिक्रीज हो गई है। तो उसको हम यहाँ देखें स्केल से तो ये रेड कलर का जो एरिया दिखाई दे रहा है यह लो टर्बिडिटी वाला एरिया है। तो उससे यह माना जाता है कि वहाँ पे वाटर लेवल इंक्रीज हो चुका है, जो भी वाटर बॉडीज वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो डिफरेंट जो वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो रिवर्स हो या पाउंड सिस्टम्स हो, उनको हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किस मंथ में वहाँ पे कितना वाटर लेवल में चेंजेस आ रहे हैं या उसको टर्बिडिटी के बेसिस पे उसको कंपेयर किया जा सकता है। इसके बाद हम सॉइल रिसोर्सेज मैनेजमेंट की स्टडी भी कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू। सॉइल रिसोर्सेज मैनेजमेंट की स्टडी करनी है तो हमारे पास जनरली 3 डिफरेंट टाइप्स के लैंड अवेलेबल होते हैं। एक तो ड्राई लैंड है, जी आप बोले तो हार्वेस्टेड लैंड है, जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हीट लेवल यहाँ का काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि जितना भी लाइट इसके ऊपर आ रहा है बहुत ही कम अमाउंट में ही सॉइल के ऊपर एब्जॉर्ब होता है और मैक्सिमम अमाउंट में जो हीट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अगर सेंसर्स वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में हीट रिफ्लेक्टेड हीट को डिटेक्ट कर रहे हैं तो उस लैंड को हम बैरन लैंड या हार्वेस्टेड लैंड उसको माना जाता है। नेक्स्ट जो एरिया आता है हमारा क्रॉप फील्ड आते हैं। इनके अंदर भी जो टेम्परेचर है, अगर जो सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादातर ग्राउंड लेवल पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रिपोर्ट किया जाता है और इवोपरेटेड या ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है। प्लांट्स की वजह से या क्रॉप की वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसको डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट एरिया आता है फॉरेस्ट एरिया को अगर हम स्टडी कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू तो यहाँ पे टेम्परेचर की बेसिस पे अगर हम बात करें तो टॉप लेवल पे जो प्लांट्स के टॉप सरफेस के ऊपर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और ग्राउंड सरफेस के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है क्योंकि मैक्सिमम जो लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट है वो टॉप के ऊपर ही प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और काफ़ी कम अमाउंट में जो लाइट है अर्थ के ऊपर फॉल करता है जिस वजह से ग्राउंड का टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है और टॉप ट्रीज का जो टॉप का एरिया का टेम्परेचर रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके की इमेजेस से हम यहाँ पे डाटा प्रिपेयर कर सकते हैं या लैंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लैंड किस तरीके का लैंड अवेलेबल है। थैंक यू।